गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ द स्केप वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्केप वेलोसिटी फॉर द प्लेनेट। आपने जो स्केप वेलोसिटी का सूत्र है उसमें देखा कि वह दो चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, उस ग्रह में कितना गुरुत्वीय त्वरण है उस पर, और उस ग्रह की त्रिज्या पर। इन दो चीज़ों पर वह निर्भर करता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण है उस वह किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो अपन को पता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, G इज इक्वल टू Gm/r²। अर्थात यूनिवर्सल कांस्टेंट का मान तो नियत है, तो जो ग्रह है उसकी त्रिज्या और उस ग्रह का द्रव्यमान। तो इनडायरेक्ट रूप से अपन ये कह सकते हैं कि पलायन वेग है वह उस ग्रह के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। ओके, अब अगर ये कहें कि उस ग्रह का जो आयतन है वो नियत रहे, ग्रह का आयतन नियत रहे और उसका द्रव्यमान अपन को पता हो, तो उसको जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं अपन डेंसिटी, घनत्व है, उसके ऊपर भी उसकी डिपेंडेंस शो कर सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल में अपन इसको देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल इसमें यह है कि पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या r, उसका द्रव्यमान कैपिटल M और उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल g। उसी के रेस्पेक्ट में चंद्रमा है, चंद्रमा की जो त्रिज्या है उसको मैंने यहाँ पर r डैश माना है और चंद्रमा का जो द्रव्यमान है उसको मैंने m डैश माना है। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का सपोज 1/6 पार्ट है, 1/6वां भाग है। तो बताइए कि जो चंद्रमा है उस पर पलायन वेग कितना होगा पृथ्वी के सापेक्ष। अब अगर अपन सीधे सीधे देखें कि अगर चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण भी कम है और चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का ही एक भाग है, उसका छोटा सा भाग है, और तो उसका जो क्षेत्रफल है और उसकी जो त्रिज्या है वो पृथ्वी से कम है, तो अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है और त्रिज्या कम है तो सीधे सीधे पलायन वेग का मान कम होगा। लेकिन कितना होगा वो देखिए। तो सबसे पहले अपन को दिया गया है गिवन, जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया गया है, पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है और बताया गया है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की चौथाई है। अर्थात जो चंद्रमा की त्रिज्या है वह पृथ्वी की 1/4 भाग है, तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6वां भाग है। तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा। तो सीधा सीधा अपन पहले तो ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, पलायन वेग का मान कितना है। तो अपन को पता है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर नहीं भी पता है तो अपन डेरिवेशन से कंपेरिजन कर लेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर स्केप वेलोसिटी है वो होती है √2gr। तो सीधे सीधा कह सकते हैं कि जो पलायन वेग है वह है g और r के अंडर पर निर्भर करता है। तो सेम चीज़ अपन पृथ्वी के लिए करेंगे और सेम चीज़ अपन करेंगे चंद्रमा के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा है। तो स्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ये बटे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन केवल बताने के लिए है कि ये स्केप वेलोसिटी है पृथ्वी के लिए। तो वो कितनी है, GERE, सपोज पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या का √। ओके, इस सूत्र से देखिए, इस सूत्र से मैंने यहाँ पर लिखा है। 2 मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि 2 तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, इसलिए वो अपने आप ही डेरिवेशन में कैंसिल हो जाएगा। ओके, स्केप वेलोसिटी फॉर मून, तो वह कितनी है, √GM/RM। अब यहीं से देखिए कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है g, चंद्रमा पर कितना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग, तो चंद्रमा पर होगा g/6। पृथ्वी की त्रिज्या है RE बराबर कैपिटल R और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या का चौथाई भाग 1/4, तो RM हो जाएगा R/4, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। अब इन सब के मान इस सूत्र में रख दीजिए, ये जो सूत्र है इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो देखिए VE फॉर अर्थ बटे VE फॉर मून इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर GE का मान मैंने G रख दिया है, RE का मान R रख दिया है, अंडर ले लिया है, बटे GM का मान कितना है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग, तो G/6, तो ये ये G/4 है, ये G/6 है।
G/6 है, ध्यान रखिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, उसी के अनुसार आंसर चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा फिर अंडर रूट में जी आर, और ये भी जी और आर अंडर रूट में सेम रहेंगे मल्टीप्लाई होके, और ये हो जाएगा फिर 24। तो ये GR/24, ये सब अंडर रूट में। अब देखिए ये नीचे इसके बट्टे में तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो GR से GR कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट वाला, और ये हो जाएगा 24। ओके, अब अंडर रूट 24 है, आप उसका आईडीए से अंडर रूट निकाल सकते हैं कि देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, तो जो अंडर रूट होगा 24 का वह नॉर्मली यूँ मान सकते हैं कि 4.8 या 4.9 के लगभग होगा, इनके बीच में आएगा। क्योंकि अगर 4.5 है तो 4.5 का अंडर रूट होता है 4.5 का स्क्वायर होता है 22.25 ऐसा कुछ होता है, इतना स्क्वायर करेंगे तो। लेकिन अगर 24 है तो 24 के लिए अप्रोक्सीमेट वह 4.8 या 4.9 के लगभग ही आएगा। ओके, तो मैं इसको 4.8 बोल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इजीली कि जो पृथ्वी का प्लायन वेग है उसका 4.8 गुना कम होता है चंद्रमा पर, या फिर ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो प्लायन वेग है वो 4.8 गुना ज़्यादा है चंद्रमा के प्लायन वेग से। तो चंद्रमा का प्लायन वेग ज्ञात करना है, तो चंद्रमा के प्लायन वेग के लिए इसको आप यू लिख सकते हैं, VE/m बराबर E/4.8। तो ये जो सूत्र है इसमें इसको तो ले आइए आप इधर और इसको ले आइए इसके नीचे। अब यहाँ पर इसको 4.8 ही कर दीजिएगा, तो इसमें भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसका मान आप याद कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू इतनी मैंने जो कैलकुलेट की थी इतनी नहीं आएगी, तो आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए अगर 4 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, और ये 4 का 2.8 आएगा, और इसमें 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 12। ओके, तो 28/12, 28/12 का मतलब हो गया है यह है 14/6 और 7/3। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4 12 तिये 36, तो 2.33, यह जाएगा 2.33 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात अगर इन कंडीशन के तहत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक्यूरेट मान है, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में बताया गया है कि चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की चौथाई है, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण है पृथ्वी का 1/6 भाग है, तब चंद्रमा पर जो प्लायन वेग है वह पृथ्वी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2.33 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अब अगला सवाल इसी पर डिस्कस करते हैं। अगर प्लायन वेग दिया गया है तो प्लायन वेग के अनुसार अपन ने जो कैलकुलेशन की है वह यह पता किया है कि किसी भी पिंड को, ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी की सतह से फेंका जाता है तब उसका मान आता है √2GR। अगर वह पृथ्वी की सतह से न फेंका जाए, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर, सपोज पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से उसको फेंका जाए। सपोज यूँ कीजिए कि एक उड़ती हुई प्लेन है, उस प्लेन में चूँकि प्लेन अगर उड़ रहा है तो उसमें रिलेटिव मोशन लगेगी, जो कि इसमें रिलेटिविटी का रूल लगेगा, क्योंकि वैसे रिलेटिविटी के रूल के अनुसार भी उसको कैलकुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है, प्लेन का जो वेग है वह प्रकाश के वेग के सापेक्ष बहुत कम होता है। तो आप इसको यूँ मान सकते हैं कि एक प्लेन है वह फ्लाई कर रहा है सपोज ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर, तो उससे अगर किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो क्या उसके लिए भी उतना ही प्लायन वेग चाहिए होता है या उसके लिए कम चाहिए होता है, या उसका सूत्र क्या होगा? और प्लायन वेग है वह पे अपने डिस्कस किया था कि नॉर्मली VE = √2GR होता है, तो G और R पर निर्भर करता है। तो G है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है किसी भी प्लेनेट के लिए, तो वह द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो उसी के डिपेंडेंस को अपन देखते हैं। तो देखिए V = √2GR, वापस इसी को अगर अपन नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं तो √2G M/R। m क्या है यहाँ पर? m है पृथ्वी का द्रव्यमान, r है पृथ्वी की त्रिज्या, और g है सार्वत्रिक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर ये बताया जाए कि पृथ्वी है उसको एक होमोजीनियस बॉडी मान ली जाए, समांगी पिंड, कि पृथ्वी है वह सब जगह एक जैसी बनी हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है,
मैंने पहले लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था कि पृथ्वी है वह समांगी बॉडी नहीं है, समांगी पिंड नहीं है। कहीं पर पत्थर है, कहीं पर कोयला है, कहीं पर लिक्विड है, तो सबका अलग अलग घनत्व है, डेंसिटी अलग अलग भाग में अलग अलग है। लेकिन उसको अगर एक फुल बॉडी के रूप में समांगी मान लिया जाए और उसकी डेंसिटी को डी मान लिया जाए, तब द्रव्यमान को उसके पृथ्वी के आयतन और घनत्व के रूप में लिख सकते हैं। अपन को पता है घनत्व क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। डेंसिटी डी है, वॉल्यूम क्या है, पृथ्वी को नॉर्मली चपटी है लेकिन उसको अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर एज ए स्फेयर, एज ए गोला। चपटी इसीलिए है कि वहाँ पर जो ध्रुवों की त्रिज्या है वह भूमध्य रेखा की त्रिज्या से 21 किलोमीटर कम है। ओके, इसी चक्कर में जो ध्रुवों पर है गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। चलिए अब देखिए, m इज इक्वल टू द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो गया, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन कितना है, गोला है तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये वाला जो मान है m का द्रव्यमान वाला, ये इस सूत्र में रख दीजिए 2gm डिवाइडेड बाई r, इसमें रख दीजिए अंडर रूट में। ओके, तो देखिए 2g/r, m का मान रखा तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी और होल अंडर रूट। अब कैलकुलेट कीजिए इसको, तो कैलकुलेशन में देखेंगे तो 4 दूनी 8, 8g/3, इस r से एक r कैंसिल हो गया तो बचा r², तो ये r² पाई एंड d। अब r² है तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो r हो जाएगा, तो जाएगा r 8g पाई d/3। ये हो गया इसके वेलोसिटी। तो किसी भी पिंड के लिए, किसी भी प्लेनेट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए आप प्लाइन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं उसके घनत्व के रूप में। अगर घनत्व का मान दिया गया हो तो उसके रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया तो बताया भी था कि अगर प्लाइन वेग है वह किसी ऊंचाई से फेंका जाए तो इसके लिए जो सबसे अच्छा जो यूज है, जब भी रॉकेट के थ्रू किसी भी सेटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उस रॉकेट के बूस्टर लगे होते हैं। तो बूस्टर लगाने का एक अच्छा रीज़न यह भी है कि हर बूस्टर का एक टारगेट होता है कि वह जो बूस्टर है वह रॉकेट को एक खास फिक्स ऊंचाई तक लेके जाएगा, उसके बाद में वह वहाँ से हट जाएगा। और जैसे ही वहाँ से हटता है तो फिर दूसरा बूस्टर काम करता है। तो जैसे दूसरा बूस्टर काम करता है तो दूसरे बूस्टर के लिए वो ऊंचाई हो जाती है कि उसे उस ऊंचाई से रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ता है। तब वहाँ से जो प्लाइन वेग है उसके लिए जो वैल्यू है वो चेंज होगी। इसी प्रकार से रॉकेट है उसको अलग अलग चरणों में, अलग अलग प्रोसेस में लॉन्च किया जाता है, ताकि पहले पहला बूस्टर काम करे, वो हट जाए, फिर दूसरा बूस्टर काम करे, फिर वो हिस्सा हट जाए, ताकि रॉकेट का जो वेट है वो भी कम हो और उसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट जो है वह मिलता रहे। यदि कोई भी पिंड है पृथ्वी सतह से h ऊंचाई से अगर फेंका जाए, उसको प्रोजेक्ट किया जाए, तब उसका जो प्लाइन वेग है वो हो जाएगा, नॉर्मली कितना होता है √2gr। अगर h ऊंचाई से फेंकेंगे तो यहाँ पर r+h हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान भी अलग होता है। आपने देखा था कि अगर पृथ्वी की ऊंचाई से नापते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, वो होता है g × 1 - 2h/r। गहराई में जाते हैं तो भी वह उसके अकॉर्डिंग कम होता है। तो उस ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान भी कम होगा और ऊंचाई है वह h होगी। तो इसके लिए देखिए v = 2gm डिवाइडेड बाई r+h, इसका मान फिक्स है। इसके थ्रू अपन यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली, जो अपने पहले भी किया है। ओके, अभी इसी फॉर्मूले के आधार पर कुछ चीज़ों के बारे में जो कैलकुलेशन है वो की गई है। तो आप देखिए कि जो बुध ग्रह है मरकरी, वहाँ पर प्लाइन वेग का मान नॉर्मली इट्स नॉट स्टैंडर्ड, इट्स ओनली फॉर रेफरेंस, आपको कंपैरिजन बताने के लिए, एकदम एक्यूरेट नहीं है यह है। मरकरी जो बुध ग्रह है उसके लिए प्लाइन वेग का मान है 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब पृथ्वी का लगभग कितना बोल सकते हैं, 1/3, 1/3 हिस्सा। और वहाँ पर गुरुत्व त्वरण कितना है, वह भी है 3.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेट 4 भी मानूँ तो यह पृथ्वी से 2.25 गुना कम है। ऐसे ही मार्स, मंगल के लिए देखिए प्लाइन वेग का मान है 5.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि नॉर्मली पृथ्वी के प्लाइन वेग के आधे से भी कम है। और वहाँ पर आप देखिए कि जो गुरुत्व त्वरण है उसका मान 3.72 मीटर प्रति सेकंड। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, देखिए मार्स है उस पर प्लाइन वेग का मान ज़्यादा है लेकिन गुरुत्व त्वरण का मान कम है।
क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान है वह पृथ्वी जो उस ग्रह के द्रव्यमान पर और उसके घनत्व पर, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ जो ग्रह है वह किस प्रकार के मटेरियल का बना हुआ है, उसका द्रव्यमान कैसा है, उस चीज़ पर निर्भर करता है। ऐसे ही एक ग्रह है प्लूटो, सोलर सिस्टम का अंतिम ग्रह, तो उस पर देखिए प्लाइन वेग का मान कितना है, 1.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना कम है। लेकिन वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण देखिए 0.03 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी पर अप्रॉक्सीमेट 10 मानूँ तो डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये हो गया 1000/3 अर्थात 333। तो पृथ्वी से 333 गुना कम वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है। तो वहाँ पर अगर कोई भी ह्यूमन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो इजीली सरफेस पर टिकती ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर उस बॉडी में उस ग्रह पर जो भी ऑब्जेक्ट है वह अपने आप का भार ही फील नहीं करता होगा, उसमें भार ही नहीं होता होगा, वेट नहीं होता होगा, क्योंकि द्रव्यमान होता है, ध्यान रखिए द्रव्यमान है वह होता है, भार और द्रव्यमान दोनों अलग चीज़ें हैं। द्रव्यमान में उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण से गुणा करते हैं तब भार मिलता है। तो गुरुत्वाकर्षण अगर कम है तो उसका भार कम होगा। तभी तो नॉर्मली क्या है कि जब भी जो स्पेस ऑपरेशन करते हैं, जब भी स्पेस में जाते हैं या चंद्रमा पर गए थे, तो जो स्पेस यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट रहते हैं, उनके सूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, ताकि इजीली उनमें थोड़ा सा ग्रेविटी मिल पाए और वो सरफेस पर रह सकें, उनमें और एक्स्ट्रा वजन डाला जाता है। अभी एक दूसरा सवाल है, पृथ्वी है उसके रेस्पेक्ट में सूर्य का मास ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब उसमें दिया गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो मध्य दूरी है, अर्थात उनके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है वह दी गई है और उसका मान है 1.5 × 10⁻11 मीटर। साथ में ये भी है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाती है जो सूर्य के चारों तरफ वह 1 साल में लगाती है। पृथ्वी की 2 प्रकार की मोशन बताई गई हैं, एक तो खुद के एक्स के ऊपर जिसके कारण से डे और नाइट बनते हैं, और एक सूर्य के चारों तरफ जिसके कारण से जो साल हैं वो बनते हैं और सीजन आती हैं। अब 1 साल में 365 दिन माने गए हैं, वो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वह आपको दिया गया है। तो इन चीज़ों का, इन पैरामीटर्स का प्रयोग करते हुए आपको पता लगाना है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ सन। इसके लिए देखिए सिंपली, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो सूर्य भी चूँकि पृथ्वी की तरह उसका अपना एक ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण है, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी उस गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है। अब वह सूर्य की तरफ खींची क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके कारण से उसको जो एक फोर्स मिलता है अभिकेंद्रीय बल, वह उसके उस गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करेगा ताकि वह उसमें गिरने जाए। सेम जो चीज़ है वह नॉर्मली अपन डिस्कस करेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नाभिक के गुणों की बात करेंगे और नाभिक की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तब उसमें भी अपन ऐसा ही डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, तो वो बैलेंस की कंडीशन क्या होगी, संतुलन की अवस्था, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा के कारण से सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह उस अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो यह इसके चारों तरफ से जो मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है, वह पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अभिकेंद्रीय बल का मान, कोई भी पिंड है अगर वो सर्कुलर मोशन में r त्रिज्या के ऊपर v वेग से गति कर रहा है, जहाँ पर v रेखीय वेग है, तो उसका जो अभिकेंद्रीय बल है वो होता है mv²/r, जो कि चैप्टर नंबर 1 में अपन ने डिस्कस भी किया है, रीमा वाले चैप्टर में इसको डिराइव भी किया है। तो दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों बल कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, सूर्य चूँकि यहाँ पर बड़ा है तो उसका द्रव्यमान आना है कैपिटल M, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष छोटी है तो उसका द्रव्यमान आना है स्मॉल m, और उनके बीच की जो दूरी है वो मानी है कैपिटल R। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वो उसी डिस्टेंस पर लगा रही है माध्य दूरी से, तो उसकी दूरी भी R ही मानी है। पृथ्वी का जो वेग है वो v मान लिया और पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल m मान लिया। अब देखिए जो अभिकेंद्रीय बल है, इस mv²/r को अपन रोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पृथ्वी चारों तरफ इसमें रोटेट कर रही है ना सर्कुलर मोशन में, तो उसके लिए जो कोणीय वेग है पृथ्वी का वह ओमेगा है, और ओमेगा का मान इसमें
अपन जो रेखीय वेग है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर था उसको एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दिया। इसमें किया क्या है समझिए कि वी और आर है उसमें एक रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू आर क्रॉस वी, ये मान होता है। तो नॉर्मली आर और वी एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो आर वी साइन थीटा, थीटा का मान मानूंगा 90 डिग्री, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी आर लिख सकते हैं। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर वी आर कर दूंगा मैं, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा विपरीत बोल दिया, ये एक्चुअल में सॉरी ये होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ से होएगा, आर स्क्वायर था उसमें एक आर कैंसिल हो गया तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया है। और वैसे भी जो नॉर्मली वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर वह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई भी सॉरी वो तो एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पिंड के लिए, किसी भी ठोस बॉडी के लिए अगर आर त्रिज्या है और वह जो एम द्रव्यमान से का ऑब्जेक्ट है वह सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको एम आर स्क्वायर की फॉर्म में उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इनके थ्रू देखिए एम से तो एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, सॉरी अभी मैंने एक वैल्यू इसमें और रखी नहीं है, तो यहाँ पर ओमेगा है क्योंकि अपन हर चीज़ को रिप्लेस इसलिए कर रहे हैं कि अपन को यहाँ पर जो पृथ्वी का टाइम दिया गया है चक्रण का, चक्कर लगाने का सूर्य चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, और वह है 1 साल। तो 1 साल को अपन अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। अब देखिए कि ओमेगा है उसका मान क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटे टी, और टी क्या है, टी है यह है 365 दिन। अब 365 दिन को आप घंटे में और समय में, महीनों में रिप्लेस कर सकते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो इससे आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 365 दिन है, दिन को अगर घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर घंटे को मिनट में करोगे तो 60 मिनट से गुना कर दो, 60 हो जाएगा, फिर सेकंड में करो तो 1 और 60 से गुना हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ओमेगा का मान रख दिया, ओमेगा है 2 पाई बाई टी है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर, ओमेगा स्क्वायर का मान रखा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो गया स्मॉल, और बचा क्या, जी एम बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो एम का मान, दिस इज द मास ऑफ सन, एम का मान कितना बचा, देखिए यहाँ से आर इधर आएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और जी इसके डिवाइड में आ जाएगा टी के साथ में, स्क्वायर के साथ में, तो ये एम बचा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप मान रख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, आर जो डिस्टेंस है वो दी गई है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर, जी का यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और टी का मान आपको रखना है 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, और उसका कर देना है स्क्वायर। इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप आराम से सूर्य का मास, जो मास ऑफ सन है, वह ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।